हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 24 जनवरी 2021 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अपनी मोटिवेशनल लाइन को देख लेते हैं। अतीत पर ध्यान मत दो और ना ही ज़्यादा भविष्य के बारे में सोचो। बस वर्तमान में जो काम कर रहे हो उसे पूरे दिल और जान के साथ करो। देखिए, भविष्य में अगर आप ये सोचते हैं कि मुझे ये पोस्ट मिल जाएगी, मैं इसमें सफल हो जाऊंगा, तो उसके लिए आपको वर्तमान में प्रयास करना होगा। आपने पहले क्या किया था, पहले क्या गलतियां करी थी, इस पर आपको विचार करने की अब जरूरत नहीं है। अगर आप वर्तमान में अपने एम को लेकर सीरियस हैं तो आपको उसी पर फोकस करना पड़ेगा। आप जितना अच्छा अपना वर्तमान बनाएंगे, भविष्य आपका उतना अच्छा बनता जाएगा। आप जितनी मेहनत वर्तमान में करेंगे, भविष्य आपका उतना सुरक्षित होता जाएगा। यानी कि आप जितना इस समय पढ़ेंगे, जितना अपनी पढ़ाई को समय देंगे, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन करेंगे, नई चीज़ों को सीखेंगे, जो पोर्शन वीक है उसे और मजबूत करेंगे, अपनी गलतियों को ढूंढेंगे, तो जाहिर सी बात है कि आपका भविष्य यानी कि जो आपकी कमियां हैं वो दूर हो जाएंगी और भविष्य में आपको जरूर सफलता मिलेगी। चलिए अब आज के न्यूज़पेपर को शुरू करते हैं। नेशनल न्यूज़ में पहली न्यूज़ है हमारी, भारत नए अवतार में। अब ऐसा स्टेटमेंट क्यों आया है? प्रधानमंत्री ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर कोलकाता में ये संदेश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में आयोजित पराक्रम दिवस समारोह में से देश दुनिया को संदेश दिया। उन्होंने कहा कि नेताजी ने जिस सशक्त भारत का सपना देखा था वह आज पूरा हो रहा है। वास्तविक नियंत्रण रेखा से लेकर नियंत्रण रेखा तथा तक भारत नए अवतार में है, जिसे दुनिया देख रही है। जहां से भी संप्रभुता को चुनौती देने की कोशिश की गई है, भारत ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया है। पूरे विश्व में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है। नया भारत अब नई दिशा में जा रहा है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 125वीं जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक बुक का विमोचन किया है, एक डाक टिकट का और एक सिक्के का। तो बुक देख लेते हैं। बुक का नाम है लेटर्स ऑफ नेताजी। इसमें उनके पत्रों से जुड़ी हुई सारी किताबें, जानकारियां हैं और पत्र में क्या लिखा गया है इसके बारे में है। तो ये बुक इंपॉर्टेंट होती है, लेटर्स ऑफ नेताजी। उसके बाद एक डाक टिकट जारी किया गया है और 125 रुपए का सिक्का भी जारी किया गया है। अब आपसे अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर कितने मूल्य का सिक्का जारी किया गया था, तो आपका आंसर होगा 125 रुपए। नेक्स्ट है, गणतंत्र दिवस पर निकलेगी ट्रैक्टर परेड। देख, किसानों और जो भारत सरकार में जो सहमति है वो नहीं बन पा रही है, उसकी वजह से ही किसान मांग कर रहे थे कि गणतंत्र दिवस पर वे अपनी अलग से परेड निकालेंगे। इसमें एक कशमकश चल रही थी कि दिल्ली पुलिस इसके लिए राज़ी नहीं थी। इसमें भी कई दौर की बातें चली। गृह मंत्रालय, देखिए दिल्ली पुलिस जो है वो गृह मंत्रालय के अंडर में आता है। उसके बाद फिर ऐसे संकेत भी मिले परसों कि अब सहमति बन रही है, और कल जो न्यूज़ आई उसमें यही बताया गया है कि पुलिस और किसान संगठनों के बीच सहमति बन गई है। अब वे आगामी 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड निकाल सकेंगे। परेड करीब 100 किलोमीटर के दायरे में निकाली जाएगी। यह जहां से निकलेगी वहीं आकर खत्म भी होगी। इसके लिए 5 रूट सिंधु, टिकरी, गाजीपुर, शाहजहां बॉर्डर और पलवल तय किए गए हैं, जो अलग अलग होंगे। कई दिनों से कायम गतिरोध खत्म होने से शनिवार को पुलिस ने राहत की सांस ली है। और अब देखिए, इसमें अब किसान जितने भी संगठन हैं अभी तो शांति की बात कर रहे हैं कि शांति से पूरा ये आंदोलन चल रहा है और जो परेड भी होगी वो शांति से होगी। लेकिन अब आने वाले समय में इसका क्या रवैया रहेगा, कितना इसमें देखने को मिलते हैं, अराजक तत्व तो इसमें एंट्री करते हैं या नहीं, ये सब 26 जनवरी को आपको और हमें देखने को मिल जाएगा। तो ये नेशनल पेज की 2 न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज है हमारा इंटरनेशनल पेज। नेक्स्ट पेज में से मतलब इंटरनेशनल न्यूज़ है। 2 इंटरनेशनल न्यूज़ है हमारे लिए। पहली न्यूज़ है कि चीनी ऐप्स पर जारी रहेंगे प्रतिबंध। देखिए, केंद्र सरकार ने जब गलवान घाटी और इन सब में जो चीनी सेना से झड़प हुई थी, उसमें उसके बाद से इंडियन गवर्नमेंट ने चीन के सामानों का, इलेक्ट्रॉनिक सामान का, उनके ऐप्स का बहिष्कार करना शुरू किया था। इसमें क्या हुआ था कि जो सितंबर 2020 में सबसे पहले 57 ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया गया था। उसमें से जो प्रमुख इनके ऐप थे वो थे पबजी, टिकटॉक, लाइक, शेयर इट, हेलो ऐप, यूसी ब्राउज़र और वीचैट। ये इनके सबसे टॉप के
आप कह सकते हैं, जिनकी भारत में बहुत ज़्यादा डिमांड थी, बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे, इन सब ऐप को भारत सरकार ने एक झटके में प्रतिबंध लगा दिया था, जिससे चीन को काफ़ी नाराज़गी भी हुई थी और उनकी अर्थव्यवस्था पर भी कुछ ना कुछ परसेंटेज में ही असर पड़ा हो, लेकिन असर पड़ा होगा ज़रूर। उसके बाद क्या हुआ था कि 57 ऐप्स पर बैन लगाने के बाद फिर उन्होंने 47 ऐप्स बैन किए। उसके बाद 118, लगभग अब 200 से ज़्यादा ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है चीन के, और ये आगे भी जारी रखने की बात कही जा रही है। दूसरी न्यूज़ है कि मोदी की मुरीद हुई बाइडेन सरकार। अब ऐसा क्यों हुई है? इसमें साफ साफ है कि जो वैक्सीन को लेकर भारत जितना उत्साहित है और जितनी हेल्प कर रहा है दूसरे देशों की, और जिस तरीके से उन्होंने भारत सरकार ने कोरोना को लेकर सख्त कदम उठाए थे और उन सब से कोरोना भारत में नियंत्रण में है, इन्हीं सब को लेकर बाइडेन सरकार मोदी की मुरीद हो गई है। अमेरिका की बाइडेन सरकार ने कार्यभार संभालने के तुरंत बाद कोरोना महामारी से निपटने का काम शुरू कर दिया है। अमेरिका की नई सरकार भारत की मोदी सरकार की वैक्सीन डिप्लोमेसी की मुरीद हो गई है। अमेरिका ने कहा कि भारत सच्चा मित्र है, जिसने फार्मास्यूटिकल सेक्टर के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की कोरोना महामारी से में तुरंत मदद की है। भारत ने कई देशों को उपहार में वैक्सीन देने का काम जो काम शुरू किया है, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। कोरोना वैक्सीन में सबसे पहले आत्मनिर्भर भारत ने पिछले दिनों में अपने देश में बनी वैक्सीन को पड़ोसी देशों में भेजकर दुनिया के सामने अनुकरणीय उदाहरण पेश किया है। भारत ने भूटान, मालदीव, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, मॉरिशस और सेशल्स को उपहार स्वरूप वैक्सीन की खेप भेजी है। इसके साथ ही कुछ देशों, सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील और मोरक्को जैसे देशों से वैक्सीन के व्यापारिक समझौते भी हुए हैं। अभी श्रीलंका और अफगानिस्तान को भी वैक्सीन भेजी जानी है। प्रधानमंत्री मोदी पहले ही कह चुके हैं कि भारत के वैक्सीन उत्पादन और वितरण का फ़ायदा दुनिया भर के मानवता के लिए किया जाएगा। देखिए, जब सबसे ज़्यादा अमेरिका को पैरासीटामोल और इन सब HCQ टैबलेट्स की ज़रूरत थी, तो भी भारत ने उत्पादन किया था। तो ये इंटरनेशनल पेज की 2 न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज है हमारा बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में 2 न्यूज़ हैं। पहली न्यूज़ है कि बजट में इलेक्ट्रिक कार उद्योग को बड़ी सौगात मिलने की उम्मीद। केंद्र के कई मंत्री हाल के वर्षों में भारत की इलेक्ट्रिक कारों का हब बनाने की मंशा जता चुके हैं। सरकार के भीतर भी इस पर गहन चर्चा हुई है कि आगामी बजट में दुनिया के समक्ष भारत में इलेक्ट्रिक कारों को लेकर स्पष्ट खाका पेश किया जाए। इस बारे में ऑटोमोबाइल उद्योग के साथ साथ इलेक्ट्रिक वाहनों पर सुझाव देने वाले नीति आयोग के विशेष समूह से वित्त मंत्रालय का विमर्श हो चुका है। नीति आयोग की तरफ से वित्त मंत्रालय को सौंपे गए सुझाव में कहा गया है कि नीतिगत प्रोत्साहन से भारत इलेक्ट्रिक कार बाजार में छोटी कारों के निर्माण जैसी कहानी दोहरा सकता है। भारत को दुनिया में छोटी कारों की राजधानी के तौर पर जाना जाता है। वित्त मंत्रालय को यह बताया गया है कि 4 दशक पहले, देखिए इसमें एक न्यूज़ ये भी है कि 4 दशक पहले जब इलेक्ट्रिक कार का मार्केट काफ़ी बूम पकड़ रहा था और प्लांट्स लगाने की बात हो रही थी, तो चीनी गवर्नमेंट ने इन सभी देशों को अपनी ओर आकर्षित किया। उसमें क्या हुआ कि कई प्लांट्स चीन में लगे भी और उसमें उनकी अर्थव्यवस्था को काफ़ी मदद भी मिली। उस समय भारत चूक गया था, लेकिन अब भारत इस तरफ काफ़ी गंभीरता से विचार कर रहा है कि अगर कोई देश जैसे अमेरिका हो गए, जापान, फ्रांस, अगर ऐसे प्लांट या लगाना चाहते हैं तो वो भारत में इसकी प्लांट लगा सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, राजकोषीय घाटा 5.5% तक सिमटने का अनुमान। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि राजकोषीय घाटा होता क्या है। सरकार की कुल कमाई और खर्च के अंतर को ही राजकोषीय घाटा कहा जाता है। यानी कि सपोज करिए कि आपने 100 रुपये कमाए और आपने 80 रुपये खर्च कर दिए, और जो इन दोनों का अंतर है वही राजकोषीय घाटा होगा। और कुल कमाई से अधिक खर्च होने पर वह बाजार से कर्ज लेती है। वहीं सरकार की राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय के बीच अंतर को राजस्व घाटा कहा जाता है। अब 5.5% सिमटने का इसका अनुमान लगाया गया है। तो आगे आपको ये समझ में आ गया होगा कि राजकोषीय घाटा होता क्या है। कोरोना काल में सरकार के वित्तीय प्रबंधन एवं आर्थिक विकास के उपायों का फायदा आगामी वित्त वर्ष में मिलता दिख रहा है। अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2021-22 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 5.2% से 5.5% तक सिमट सकता है। सरकार की राजस्व प्राप्ति से भी 30% से अधिक की बढ़ोतरी का अनुमान है।
सरकार के खर्च में 10% तक का इजाफा हो सकता है। अगर हम रिपोर्ट की बात करें तो जो यस बैंक ने रिपोर्ट दी है उसमें 2021-22 में राजकोषीय घाटा जीडीपी के 5.2% के स्तर पर आ जाएगा। वहीं ब्लूमबर्ग ने राजकोषीय घाटा 5.5% तक रहने का अनुमान लगाया है। यस बैंक ने चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा जीडीपी के 7.5% तक और ब्लूमबर्ग ने 6.65% तक रहने की बात कही है। राजकोषीय घाटा, देखिए इकोनॉमिक्स में कई ऐसे टर्म्स होते हैं जो आपको समझने होंगे, इसलिए समझने होंगे क्योंकि 29 जनवरी से हमारा बजट सेशन स्टार्ट हो रहा है और उसमें आपको कई ऐसे टर्म, जब तक आपको इनकी परिभाषाएं या इसके बारे में पता नहीं होगा, बजट आपके लिए कुछ मतलब ही नहीं रखेगा, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा कि किस टर्म्स की बात हो रही है, राजकोषीय घाटा क्या है, जीडीपी क्या है। इस सब के बारे में जानने के लिए आपको ये छोटे छोटे जो आर्टिकल होते हैं या राजकोषीय घाटे टाइप की परिभाषा होती है, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। तो बिजनेस पेज की ये 2 न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा एडिटोरियल पेज। देखिए आर्टिकल 3 हैं, लेकिन तीनों आर्टिकल मैं आपको पहले एक बार दिखा देता हूँ कि राजनीति का मोहरा बने किसान, ये कृषि कानून से रिलेटेड है और इसमें भी किसान किस तरीके से अब राजनीतिक मोहरा बनते जा रहे हैं उस पर लिखा गया है आर्टिकल। दूसरा आर्टिकल है हमारा इस मौसम में स्नान का साहस। ये देखिए हास्य व्यंग इसमें आपको ये देखने को भी मिल जाएगा, हास्य व्यंग है ये, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। और तीसरा आर्टिकल है कि मदद का जज्बा, भारत जिस तरीके से कोरोना वैक्सीन को लेकर मदद कर रहा है उसी पर लिखा गया है आर्टिकल। तो हम अपने पहले आर्टिकल से शुरू करेंगे कि राजनीति का मोहरा बने किसान। देखिए जितनी भी उथापोह है ये सिर्फ कृषि कानून को लेकर ही नहीं है। पहले तो कृषि कानून लागू किया गया, फिर उसमें आपत्तियां आई, आपत्तियों के बाद जिस तरीके से पंजाब गवर्नमेंट द्वारा किसानों को भड़काकर उन्हें दिल्ली की तरफ भेजा गया, उससे अब ये आंदोलन पूरी तरीके से राजनीतिक रूप ले चुका है। सरकार को नीचा दिखाने की कोशिश हो रही है। आप किसान किसी भी मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार नहीं हैं, वे सिर्फ और सिर्फ इस जिद पर अड़े हैं कि किसी तरीके से कृषि कानून को हटाया जाए। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ किसानों द्वारा दिल्ली को घेरकर कृषि कानून को हटाने के लिए जो आंदोलन चलाया जा रहा है वह अब एक जिद में तब्दील हो गया है। किसान नेताओं ने सरकार के उस प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया है जिसमें इस कानूनों को 1.5 साल तक रोकने को कहा गया था। इससे यही लगता है कि किसान नेताओं का मकसद सरकार को नीचा दिखाना है। किसान नेता उच्चतम न्यायालय द्वारा बनाई गई कमेटी के सामने भी अपनी बात कहने को तैयार नहीं है। वे कृषि कानून को वापस लेने और एमएसपी को कानूनी रूप देने पर अड़े हैं। अब सबसे पहले आपको एमएसपी जितनी बार आपको ये आर्टिकल देखने को मिलेगा, आपको एमएसपी के बारे में सुनने को मिलेगा। एमएसपी का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। एमएसपी का फुल फॉर्म होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कि उससे नीचे आप नहीं बेच सकते हैं, सरकार नहीं लेगी, जो प्राइवेट सेक्टर है वो नहीं ले सकता। तो एमएसपी पर ही सबसे ज़्यादा इसमें बहस हो रही है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कृषि कानून क्या है। बहुत लोग को देखिए अभी नहीं पता होगा कि ये जो जिन 3 बिल की बात हो रही है उस 3 बिल में बताया क्या गया है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस 3 बिल में है क्या। पहला जो बिल है हमारा कृषि बिल है, उसमें ये बताया गया है कि केंद्र सरकार ने इस बिल में किसानों को अपनी फसल देश में कहीं बेचने के लिए आज़ाद किया है। साथ ही एक राज्य के से दूसरे राज्य के बीच कारोबार बढ़ाने की बात कही गई है। इसके अलावा मार्केटिंग और ट्रांसपोर्टेशन पर भी खर्च करने की बात कही गई है। देखिए ये पहले बिल में कहा गया है। अब दूसरा बिल देख लेते हैं। इस बिल में सरकार ने कृषि करारों पर राष्ट्रीय फ्रेमवर्क का प्रोविज़न किया गया है। यह बिल कृषि पैदावारों को बिक्री, फार्मा सर्विसेज, कृषि बिजनेस, फार्मा प्रोसेस, थोक विक्रेता, बड़े खुदरा विक्रेता और एक्सपोर्टर्स के साथ किसानों को जोड़ने के लिए मजबूत करना है। कॉन्ट्रैक्ट किसानों को क्वालिटी वाले बीज की सप्लाई, तकनीकी मदद की फसल की निगरानी, कर्ज की सहूलियत और फसल बीमा की सहूलियत मुहैया कराई गई है। अब अगर हम तीसरे बिल की बात करें, तीसरे बिल में क्या गया है, कहा गया है कि इस बिल में अनाज, दाल, तिलहन, खाने वाला तेल, आलू, प्याज को जरूरी चीज़ों की फहरिस्त से हटाने का प्रोविज़न है। माना जा रहा है कि बिल के प्रोविज़न से किसानों को सही कीमत मिल सकेगी क्योंकि बाजार में मुकाबला बढ़ेगा। उसके बाद अगर हम आर्टिकल में आगे बढ़ें,
आर्टिकल में आगे बताया गया है कि देश में सबसे पहले 1966 और 67 1966 और 67 में गेहूं के लिए एमएसपी की घोषणा की गई थी। तब अनाज की तंगी से जूझ रहे देश में कृषि उत्पादन बढ़ाना और गरीबों के लिए अन्न का प्रबंधन करना मुख्य लक्षण था। एमएसपी जिस मकसद के लिए शुरू की गई थी वह पूरा हो गया। अब एमएसपी के दायरे वाली कई फसलों और खासकर गेहूं और धान का उत्पादन जरूरत से ज़्यादा हो रहा है, लेकिन राजनीतिक कारणों से उनकी भी सरकारी खरीद करनी पड़ती है। एमएसपी अधिक उपज वाली फसलों के लिए नहीं थी और ना ही होनी चाहिए। एमएसपी तो उन्हीं फसलों के लिए होनी चाहिए जिनकी पैदावार कम है और जिनका आयात करना पड़ता है। एमएसपी पर अनाज की खरीद सरकारी मंडियों से होती है और यह एक हकीकत है कि उनमें भ्रष्टाचार पनप गया है। किसान नेताओं की तरह कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दल भी किसान आंदोलन की आड़ में मोदी सरकार को नीचा दिखाने की रणनीति चल रहे हैं। विपक्षी दल यह जानने के लिए किसानों की हालत में सुधार करने की जरूरत है कि यह सुधार खेती को बाजार आधारित अर्थव्यवस्था से जोड़ने से होगा। इसी कारण कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में वैसे कानूनों की वकालत की थी जैसे कानून मोदी ने बनाए हैं, लेकिन आज राहुल गांधी किसानों को बरगलाने के साथ मोदी को किसानों का दुश्मन बता रहे हैं। नेक्स्ट आर्टिकल में देखिए कुछ नहीं है ऐसा इंपॉर्टेंट। और तीसरा आर्टिकल है मदद का जज्बा। जिस तरीके से मोदी गवर्नमेंट दूसरे देशों को भी मदद की कर रही है इंटरनेशनल पेज में, उसके बारे में आपको बताया जा चुका है। फिर है स्पोर्ट्स में एक ही न्यूज़ है हमारी कि यूपी खो खो संघ पर कई प्रतिबंध लगाए गए हैं। एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश खो खो संघ पर कई प्रतिबंध लगाए हैं। संघ के खिलाफ एक याचिका दायर की गई थी। हाई कोर्ट ने कहा है कि उत्तर प्रदेश खो खो संघ के बैंक खाते से कोई फंड नहीं निकाला जाएगा। साथ ही पिछले 5 साल के खर्च का रिकॉर्ड हाई कोर्ट में पेश किया जाएगा। साथ ही किसी अन्य नए सदस्य की नियुक्ति नहीं हो सकेगी। याचिका में कहा गया है कि संघ में जांच के लिए एक अंतरिम कमेटी बनाई गई थी, लेकिन कमेटी के अध्यक्ष वही बन गए हैं जो संघ में पदाधिकारी थे। 15 दिसंबर 2019 में हुई जनरल बैठक में संघ को भंग करने का मुद्दा नहीं था। तो ये आज का यानी 24 जनवरी 2021 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।